सिर्फ ले रहे हैं इंपॉर्टेंट PYQ पार्ट्स। और अब हम एनाटॉमी करते हैं इसके साथ शुरू। तो ध्यान से सुनना क्या होता है एनाटॉमी में। एनाटॉमी का मैटर क्या है, ये सारे पॉइंट्स तो तुम भले ही मत याद करना, ठीक है। स्टैंड डायमीटर बंद शेड, ठीक है। लार्ज पेरेंट डायमीटर ग्राउंड नहीं नहीं, जो पूछा जाता है वो वाला पॉइंट ढूंढ रहा हूँ मैं। मोनोकाइटिनस सीट पेरेंट काइमा एब्सेंट, नहीं ये भी नहीं। मैंने किस लिए ये किया है, रुको एक सेकंड ढूंढने दो। मिल गया। दीज पॉइंट्स, दीज आर द 2 टाइम PYQ। ये पॉइंट्स 2 बार के PYQ हैं। ध्यान से याद कर लो इनको कि डाइकोट लीफ में एडेक्शियल एपिडर्मिस जो होता है मोर स्टोमेटा देन एडेक्शियल, मतलब एबेक्शियल में तो ज़्यादा है, बी वाले में, ए बी वाले में ज़्यादा है। देखो कैसे याद करना है। ए बी वाले में तो किसकी बात चल रही है, डाइकोट लीफ की चल रही है, PYQ है, ठीक है। डाइकोट लीफ में, ए बी में, अबेक्शियल में तो स्टोमेटा ज़्यादा है, ठीक है। और ए डी में जो बाद में आता है, डी वाले को कुछ नहीं मिला। एडेक्शियल, आवाज़ आ रही, समझ में आ रहा है, एडेक्शियल वाला कम है, या फिर है ही नहीं, लैक ऑफ स्टोमेटा, या तो है ही नहीं या है भी तो है तो बहुत कम है। साफ लिख रही है एक बात, एडेक्शियल एपिडर्मिस ऐसे का ऐसे ही रट लो, हैव मोर स्टोमेटा। नहीं कि हाँ, नहीं आ रहा समझ में क्या, हाँ ठीक है। साफ समझ लो, ठीक है, हो गया, बस। देखो सुनो, ध्यान सुनो। एबेक्शियल में ए बी आ रहा है, ए बी पहले आता है, तो ए बी में तो ज़्यादा स्टोमेटा है। और ए डी में यहाँ तो है ही नहीं, और है भी तो बहुत कम है ही नहीं, लैक स्टोमेटा, इवन लैक स्टोमेटा है ही नहीं, यहाँ बहुत कम है, यहाँ तो यहाँ फिर है ही नहीं, ठीक है। तो हमने ये बात कर ली। अब मीजोफिल क्या है, बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस कॉल्ड, ये कुछ नहीं है, इसमें कुछ काम का नहीं है। अपर मीजोरल ये काम का नहीं है हमारे, तो ये 2 पॉइंट काम के, ये PYQ में आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये पेज हो गया ना, हाँ नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं। ध्यान से हमने PYQ लगाए जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। इनमें से ये मेरी गारंटी है कि अगर इस बार एनाटॉमी में 3 क्वेश्चन भी आते हैं तो 2 इन PYQ में से ज़रूर रिपीट होंगे, ये कंफर्म सी बात है, क्योंकि वो बार बार रिपीट होते ही हैं हर साल। तो पहला PYQ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 3 साल लगातार रिपीट हुआ है, स्क्लेराइड। अलग अलग फॉर्म में ये रिपीट होता है, लेकिन एक ही बात पूछी जाती है कि स्क्लेराइड में हार्ड पार्ट तो कुछ नहीं रटना, बस हार्ड पार्ट तो क्या होता है, हार्ड पार्ट होता है नट्स में। अगर आप नट्स खाते हैं, अखरोट वगैरह, उनमें हार्ड पार्ट किसका बना रहेगा, स्क्लेराइड का। याद रहेगी ये बात, स्क्लेराइड का हार्ड पार्ट किसका रहेगा, स्क्लेराइड का। और पूछा जाता है, लेकिन ये सॉफ्ट होता है किसमें, पल्प ऑफ पियर फ्रूट देखा है, ऐसे करके, ऐसे एक पियर करके फ्रूट आता है, उस पियर फ्रूट के अंदर ये सॉफ्ट रहता है, ये पल्प के फॉर्म में रहता है। जैसे हमने मीजोकार्प पढ़ा था ना, मीजोकार्प कॉटन में, वो कोकोनट में कैसा था, कोकोनट में तो वो था फिब्रस था, और इवन क्या कहते हैं, खाने लायक भी नहीं था। जबकि मैंगो में कैसा था, मैंगो में खाने लायक था। सेम वही बात है कि स्क्लेराइड की भी वही बात है, मीजोकार्प जैसी। स्क्लेराइड इसमें पियर में तो खाया जाता है, पियर में तो ये पल्प है, ठीक है। पल्प ऑफ फ्रूट लाइक पियर में तो ये पल्प है, और ये कहाँ पे, ये पियर में तो पल्प है, और ये हार्ड कहाँ पे है, हार्ड कहाँ पे बताओ, हार्ड कहाँ पे, नट्स में, वॉल ऑफ नट्स में। यानी स्क्लेराइड के बारे में हमने 2 बातें जानी। ये क्वेश्चन भी लिख रहा है एग्जैक्ट एनसीआर, वो PYQ वाला, कॉमनली फाउंड इन द सिंपल टिश्यू, है ना, इन फ्रूट वॉल ऑफ नट एंड पल्प ऑफ पियर। यानी एक बार तो क्वेश्चन आया था कि आपको बताना है कि स्क्लेराइड में सॉफ्ट पार्ट कहाँ पाया जाता है, पियर में, ठीक है। स्क्लेराइड में हार्ड पार्ट कहाँ पाया जाता है, वॉल ऑफ नट्स में, वॉल ऑफ नट्स, जैसे कि अखरोट याद रख सकते हो, उसमें स्क्लेराइड होता है। और रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है, कॉमनली फाउंड टिश्यू बताना है इन फ्रूट वॉल ऑफ नट, यानी फ्रूट वॉल ऑफ नट में होगा, और पल्प ऑफ पियर में होगा। फिर से वही स्क्लेराइड्स 3 बार पूछा जा चुका है, तो स्क्लेराइड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहेगा। स्क्लेराइड्स क्या है, जो फ्रूट के पल्प में, किसके, पियर के, ठीक है, और वॉल ऑफ नट में, अखरोट वगैरह जो होते हैं, वॉल ऑफ नट में वहाँ हार्ड होता है, और पल्प में सॉफ्ट होता है। ऑब्वियसली वॉल में तो हार्ड होगा। और अभी हमने क्या पढ़ा था, एबेक्शियल, डाइकोट लीफ में अबेक्शियल में तो स्टोमेटा ज़्यादा होता है ना, स्टोमेटा मोर ज़्यादा, अबेक्शियल में तो स्टोमेटा ज़्यादा होता है। वेट, आवाज़ बढ़ा देता हूँ। स्टोमेटा में तो अबेक्शियल में तो स्टोमेटा ज़्यादा होता है, किसमें, डाइकोट लीफ में। लेकिन वहीं एडेक्शियल में, AD में क्या स्टोमेटा कम होता है, बिल्कुल स्टोमेटा कम होता है। तो ये सारी एक लाइन बस PYQ में, इतना समझ में लिख रखा है PYQ, मैंने बस PYQ की लाइन करी है, उसके ज़्यादा कुछ नहीं करी है ना। और बिल्कुल काम की लाइन है, बार बार यही रिपीट होंगी। देखो क्वेश्चन आ गया, इन डाइकोट लीफ एडेक्शियल एपिडर्मिस जनरली बियर वेरी लेस स्टोमेटा एंड मे इवन लैक स्टोमेटा, लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा इज कंपेरिजन टू
एबैक्सियल सरफेस। अब मैं बात करता हूँ ये आया था स्टेटमेंट की फॉर्म में, क्या समझ में आ रहा है? ये आया था स्टेटमेंट की फॉर्म में, और वो स्टेटमेंट क्या थी मैं ज़रा बता दूँ। स्टेटमेंट में लिखा हुआ था इन डाइकोटाइलिडनस लीफ एडेक्शियल एपिडर्मिस जनरली बियर वेरी लार्ज स्टोमेटा। लार्ज लिखा हुआ था, ये था गलत स्टेटमेंट दे रखी थी। क्या लिखा था? लार्ज स्टोमेटा। जबकि सही स्टेटमेंट क्या है? स्टोमेटा तो होता ही नहीं है किसमें? एडेक्शियल में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आई थी, रॉन्ग स्टेटमेंट थी वो। मैंने सही स्टेटमेंट लिख रखी है, मे इवन लैक, यहाँ तो होता ही नहीं है, या लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा होता है तो बहुत कम नंबर में होता है इन कंपैरिजन टू एबैक्सियल। और एबैक्सियल में क्या हो सकता है? स्टोमेटा ज़्यादा होता है। स्टोमेटा हमने पढ़ा था ना, ऐसे स्टोमेटा में इधर गार्ड सेल होती हैं प्रेजेंट, और ये बीच वाला एरिया स्टोमेटा पोर होता है ना, ये मदद करता है क्लोरोफिल वगैरह कंटेन करने में। इनमें गार्ड सेल के इनमें क्लोरोफिल भरा रहता है, क्लोरोप्लास्ट भरा रहता है। आगे बात करते हैं इसमें हमने पढ़ लिया इन डाइकोट लीफ एडेक्शियली। और हाँ, इसका एक रीज़न भी दे रखा था यहाँ पे, रीज़न पढ़ना भूल गया। सेकंड स्टेटमेंट था कि इन डाइकोट लीफ एडेक्शियली प्लेस्ड Palisadे parenchyma made up of elongated cells which arrange ventrically और parallel to each other। यानी अब इसने एक बात कही है, स्टेटमेंट थी, सॉरी ये कोई असर्शन नहीं था, स्टेटमेंट थी। ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई पहली वाली, मतलब अब सही है, लेकिन वहाँ पेपर में गलत स्टेटमेंट दी हुई थी। अब तो ये सही है, पेपर में गलत दी हुई थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं दूसरी स्टेटमेंट क्या थी। दूसरी स्टेटमेंट थी इन डाइकोट लीफ में एडेक्शियली कौन सा वाला? ए के बाद डी आ रहा है, यानी कम स्टोमेटा वाला। साथ साथ पढ़ती चलो। एडेक्शियली लीफ में जिसमें कम स्टोमेटा प्रेजेंट है, पैलिसिडेई पेरेन्काइमा मेड अप ऑफ एलोंगेटेड सेल, वो एलोंगेटेड सेल का होता है, और कैसा होता है? वेंट्रिकली और पैरेलल टू ईच अदर। ये याद होना चाहिए, ये पूछा था कि डाइकोट लीफ में एडेक्शियल कैसा होता है, एडेक्शियल पैलिसिडेई पेरेन्काइमा कैसा होता है। इसमें दो बात याद करते हैं, एडेक्शियल में एक तो स्टोमेटा कम है, और इसका पैलिसिडेई पेरेन्काइमा कैसा है? वेंट्रिकली वेंट्रिकली पैरेलल टू ईच अदर। यानी देखो क्या लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है ना, ये क्या लिख रहा है? एडेक्शियल का डाइकोट लीफ में एडेक्शियल प्लेस्ड पैलिसिडेई पेरेन्काइमा कहाँ होता है? वेंट्रली, सामने की तरफ, और पैरेलल टू ईच अदर, यानी एक तो सामने की तरफ होता है ना, और ऊपर से सामने की तरफ होता है, और एक दूसरे के बराबर में रखा होता है, पैरेलल और सामने होता है। क्या सामने होता है, पैरेलल होता है? पैलिसिडेई पेरेन्काइमा। ये पूछा गया था कि डाइकोट लीफ का जो एडेक्शियल होता है उसका पैलिसिडेई पेरेन्काइमा वर्टिकल यानी सामने होता है, और पैरेलल टू ईच अदर होता है ना, और एक दूसरे के सामने होता है। ठीक है, एक कुछ ही पॉइंट्स हैं इसमें जो हमें याद करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब ये तो हम बता ही चुके हैं, इंटरफेसिकुलर प्रेजेंट इन बिटवीन। तो क्या हम बात जानते हैं एक कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन टू वस्कुलर बंडल। अब वस्कुलर बंडल क्या होते हैं? जाइलम, फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? वस्कुलर बंडल। तो इन्हीं के बीच में क्या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। अब एक बात समझना मेरी, क्या हमने एक बात की थी, आगे पीवाईक्यू भी आएगा कि बिना कैम्बियम के सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो सकती है। क्या ये बात की थी? यानी सेकेंडरी ग्रोथ करनी है तो क्या चाहिए? सेकेंडरी ग्रोथ चाहिए तो कैम्बियम होना ही चाहिए। अब ग्रोथ का काम कौन करा रहे हैं? जाइलम फ्लोएम। तो ऑब्वियसली जाइलम फ्लोएम में ही कौन मिलेगा? कैम्बियम। अब कैम्बियम अगर नहीं मिलता है तो बस प्राइमरी ग्रोथ होगी, प्राइमरी ग्रोथ, यानी प्लांट इतना बड़ा भी नहीं हो पाएगा जितना उसे जितना उसमें कैम्बियम होगा उतना ही वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगा। यानी सेकेंडरी ग्रोथ किस पर डिपेंडेंट है? मार्कर से लिखो, सेकेंडरी ग्रोथ किस पर डिपेंडेंट है? देखो मार्कर से लिखो, बिल्कुल कैम्बियम पे सेकेंडरी ग्रोथ कैम्बियम पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल सही जवाब, कैम्बियम पे सेकेंडरी ग्रोथ डिपेंडेंट है, और कैम्बियम पे डिपेंडेंट है। और अगर ये डिपेंडेंट है कैम्बियम पे तो ये ग्रोथों को करवाता कौन है? जाइलम फ्लोएम करवाते हैं। जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं? वस्कुलर बंडल। तो ये जो टू वस्कुलर बंडल है इन्हीं के बीच में कैम्बियम मिलेगा। अगर मिलेगा तो सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी, नहीं मिलेगा तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ और ये आगे जाके पीवाईक्यू आएगा। अब आगे बात करते हैं, इन ओल्ड ट्री है ना, द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम आर डार्क ब्राउन। यानी क्वेश्चन आया था कि ओल्ड ट्रीज जो होते हैं, ओल्ड ट्रीज
वो इंसेक्ट के हमलों से, अटैक से कैसे बच जाते हैं, है ना। उनमें ऐसा क्या होता है कि वो ईजिली झेल जाते हैं, रेजिस्टिव होते हैं, उसी बारे में बात करते हैं कि ओल्ड ट्रीज़ में ऐसा क्या होता है। तो जो ओल्ड ट्री होती है ना, वो ग्रेटर पार्ट, उनका जो द ग्रेटर पार्ट, उनका जो बड़ा बड़ा ग्रेटर पार्ट होता है, जाइलम यानी सेकेंडरी जाइलम। बात करते हैं रुको। जैसे अगर कोई ओल्ड ट्री है, बड़ा सा ट्री है, तो पहली बात तो सेकेंडरी ग्रोथ पर चला गया वो, तो ऑब्वियसली उसकी पहले तो सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है। तो ओल्ड ट्री, ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, उसका जो जाइलम होता है वो डार्क ब्राउन। क्या तुमने पेड़ देखे हैं? पेड़ एकदम ब्राउन कलर के हो जाते हैं, जो पेड़ बड़े बड़े से हो जाते हैं, उनकी छालें कितनी हार्ड हो जाती है, ब्राउन। और रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट, इंसेक्ट से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अटैक ड्यू टू, क्यों हो जाते हैं? अब क्यों हो जाते हैं यही पूछा जाता है। क्यों हो जाते हैं? प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यानी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आ जाते हैं उनमें। यानी पेड़ जो हैं वो मच्छर वगैरह से कैसे बचे रहते हैं, है ना। कोई भी उनमें इन्फेक्शियस या कुछ क्यों नहीं होता ओल्ड ट्रीज़ में, क्योंकि ओल्ड ट्रीज़ में सेकेंडरी पूरा हो चुकी है ग्रोथ, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिल जाएंगे। सेकेंडरी ग्रोथ पूरी हुई जब तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिले हैं। सेकेंडरी याद कर लो, सेकेंडरी के भाई, सेकेंडरी के उसने डेवलपमेंट कर लिया, सब कर लिया, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट आ गए। सेकेंडरी वर्ड याद कर लो, सेकेंडरी के सेकेंडरी मेटाबोलाइट आ गए, तो वो डार्क ब्राउन कलर का हो गया, सेकेंडरी जाइलम बन गया, सेकेंडरी मेटाबोलाइट बन गया। आप बात करते हैं देयर डिपोजिशन, और दूसरी बात देयर डिपोजिशन इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल्स एंड डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टेनिस रेजिन इन द सेंट्रल लेयर ऑफ स्टेम। यानी जैसे कोई स्टेम है उस पर टेनिस और रेजिन, यानी जैसे कि हमने लाइकिन देखा था ना, लाइकिन ये चढ़ जाता है पेड़ों पे, ऐसे ही करके ओल्ड पेड़ पे टेनिस और रेजिन मिलते हैं। टेनिस और रेजिन, टेनिस और रेजिन, टेनिस और रेजिन, टेनिस और रेजिन। टेनिस और रेजिन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पूछा नहीं जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पर टेनिस रेजिन पूछा जाएगा। ये तो पूछा गया, ये PYQ ही है, ये PYQ ही है। मैंने PYQ से ही एक नोट बनाया इसका। लेकिन बात क्या है जो नहीं पूछी जाएगी, मैं कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। वो तो ये पूछेगा कि इंसेक्ट से ओल्ड ट्री को कौन बचाता है। तो एक तो बताता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट डेवलप हो जाता है, ठीक है, और सेकेंडरी जाइलम होता है जिसमें से उसका डार्क ब्राउन कलर हो जाता है, और उस पर क्या कलेक्ट हो जाता है? टेनिस और रेजिन। ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। टेनिस और रेजिन कलेक्ट हो जाएंगे इन द सेंटर लेयर ऑफ स्टेम। यानी स्टेम में क्या कलेक्ट हो जाएंगे? हमने कितनी बात पढ़ी, देखो दोबारा रिपीट करते हैं। सेकेंडरी जाइलम, ठीक है, पहले तो सेकेंडरी जाइलम पढ़ा जिससे डार्क ब्राउन कलर हो जाएगा, ठीक है, पहली बात। कितना सिंपल में समझ में आएगा। सेकेंडरी जाइलम पढ़ा जिससे ब्राउन कलर। सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जिससे ये हार्ड होने की वजह से ये किससे बच जाएगा? इंसेक्ट से बच जाएगा। और इसमें क्या पाए जाएंगे? और इसमें पाए जाएंगे टेनिस और रेजिन, जो कि पेड़ को कवर कर लेंगे और प्रोटेक्शन मिल जाएगा पेड़ को। आगे बात करते हैं सेंट्रल लेयर ऑफ स्टेम। दे मेक द ओल्ड ट्री मेक इट हार्ड रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कितनी सिंपल सी बात है कि ये सब क्या करते हैं? एक ट्री को हार्ड बना देते हैं, जिससे ट्री में कोई भी तरीके का कोई भी एनिमल और ये सब अटैक करते हैं तो इनको फर्क नहीं पड़ता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु बोलते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वो जो भी अटैक करते हैं, उन अटैक से प्रोटेक्शन कौन कराता है? एक तो सेकेंडरी जाइलम, ठीक है, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट, एक रेजिन और टेनिस। बस ये है इंपॉर्टेंट टर्म इसके, इतना बड़े का बस इतना टर्म है कि सेकेंडरी जाइलम बन जाएगा, सेकेंडरी मेटाबोलिज्म बन जाएगा, क्योंकि भाई एक पेड़ है वो ओल्ड हो गया, बड़ा हो गया, तो सेकेंडरी जाइलम होगा ऑब्वियसली उसमें। तो सेकेंडरी जाइलम क्या करेगा? डार्क ब्राउन कलर देगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या करेगा? मेटाबोलाइट प्रोटेक्ट करेगा हमले से, ठीक है, हार्ड कर देगा। और रेजिन और टेनिस क्या करेंगे? रेजिन और टेनिस खेल रहा है, टेनिस खेल रहे हैं। और रेजिन से तुम्हारी वो होती है, अरे वो खाते तो हैं हम, किशमिश। टेनिस खेल रहे हैं किशमिश खाते हुए। तो मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें, वो रेजिन्स होती हैं, ये रेजिन। तो मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें, अपने फ़ोन को बचाने के लिए हम क्या लगाते हैं? उस पर टेम्पर लगवाते हैं। तो टेनिस और रेजिन भी टेम्पर का काम करती हैं। यानी पहले तो ब्राउन कलर जाइलम की वजह से सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट से हार्ड हो गए, फिर रेजिन और टेनिस लगने से और हार्ड हो गए, और उसकी वजह से क्या हो गया? ये 3 पॉइंट याद रखने बस, स्पेशली तो ये 2 पूछे गए थे, वो तो क्वेश्चन में ही आ गया था, लेकिन ये 2 पूछे गए थे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट और रेजिन एंड टेनिस। और ये स्टेटमेंट में ये काम के हैं। टेनिस ये कहाँ लग जाते हैं? स्टेम पे लग जाते हैं। इससे क्या होता है? और मजबूत, प्लांट और मजबूत हो जाता है। तो द ओल्ड ट्री मेक इट हार्ड एंड रेजिस्टेंट टू अटैक। आगे पढ़ते हैं। तो आगे एक बात ध्यान समझना, ये वाली लाइन पढ़ लो, ऊपर वाली क्या है थोड़ी अटपटी लिख गई थी इसलिए मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। क्वेश्चन में इस तरीके से आई थी, क्वेश्चन में किस तरीके से आई, देखो इन सीव ट्यूब, है ना, इसको हटा दो, अजीब लग रही है। देखो इन सीव ट्यूब के अंदर, है ना, सीव ट्यूब के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट कौन मेंटेन करता है? ये क्वेश्चन था और ऑप्शन में अलग अलग दे रखे थे। तो अब बताना है कि सीव ट्यूब में कौन मेंटेन करता है सीव ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट को? तो कौन करता है? कंपेनियन सेल। तो खुद बताओ, एक चीज़ से याद रखना, मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। याद है गायनोशियम में जब हम पढ़ रहे थे
याद है ना? गायनोशियम, गायनोशियम, हाँ या ना जवाब दो। गायनोशियम याद है ना? तो गायनोशियम में जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है, गायनोशियम याद है, ओके। तो जब गायनोशियम में हम पढ़ रहे थे, गायनोशियम में हम क्या पढ़ रहे थे? गायनोशियम में हम पढ़ रहे थे कि मैं बताता हूँ कि कंपेनियन, कंपेनियन छोड़ो, पहले कंपेनियन की बात नहीं करते हैं, पहले बात करते हैं, एक सेकंड इसको हटाने दो, हम बात करते हैं सीप ट्यूब की। जिम्नोस्पर्म में सीप ट्यूब प्रेजेंट नहीं थी, तो कंपेनियन भी नहीं थी। तो इससे क्या लगता है कि कंपेनियन सेल जो है सीप ट्यूब से कोई रिश्ता रखती हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है वाला? कोई रिश्ता रखती है ना ये, तभी तो ये दोनों नहीं है, सीप ट्यूब नहीं है तो कंपेनियन सेल भी नहीं है। इसका मतलब इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है, 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 आपस में कोई रिलेशन है इन दोनों का। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या है वो रिलेशन? वो हमने बात कर ली कि सीव ट्यूब प्रेशर ग्रेडियंट, जो सीव ट्यूब, अब देखो ट्यूब, ट्यूब ज़्यादा बड़ा शब्द है ना, ट्यूब, तो ट्यूब ज़्यादा बड़ा शब्द क्यों है? क्योंकि वो ट्यूब है पूरा और वो एक सिर्फ सेल है छोटी सी, तो इसलिए मैंने पहले ट्यूब का नाम लिया कि जब सीव ट्यूब जिम्नोस्पर्म में नहीं थी तो कंपेनियन सेल भी नहीं था, कंपेनियन सेल भी नहीं था। तो इससे क्या प्रूफ होता है? दोनों में कुछ ना कुछ तो लोचा है, कुछ तो कुछ चक्कर चल रहा है दोनों का, तो चक्कर चल रहा है। तो सीव ट्यूब का क्या चक्कर चलता है? प्रेशर ग्रेडियंट से, कि सीव ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम करते हैं कंपेनियन सेल। अब तो नहीं भूलोगी। अब एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं, देखो पूरा रिवाइज करते हैं। पूरा कैसे रिवाइज करेंगे? यहाँ से पढ़ते हैं। स्क्लेराइड में हमने क्या पढ़ा? वॉल ऑफ नट्स में पाया जाता है, ठीक है, और पल्प में पाया जाता है पियर के, है ना, पियर के पल्प में पाया जाता है। यहाँ तो होता है हार्ड, यहाँ होता है, यहाँ नट में वॉल ऑफ नट में हार्ड होता है स्क्लेराइड, और स्क्लेराइड सॉफ्ट होता है पल्प ऑफ पियर में, ठीक है। उसके आगे हमने पढ़ा कि एडेक्शियल में स्टोमेटा यहाँ तो होता ही नहीं है, या बहुत कम होता है कंपेयर टू एबेक्शियल। एबेक्शियल से भी कौन की बात चल रही है? डाइकोट लीफ की। अब हमने एक और बात पढ़ी थी वहाँ पे, हमने क्या पढ़ा था कि जो एडेक्शियल होता है, कौन सा एडेक्शियल? डाइकोट लीफ का जो, डाइकोट लीफ का जो एडेक्शियल होता है ना, उसमें एक तो स्टोमेटा कम होता है, लेकिन उसमें एक चीज़ पाई जाती है जो होता है पेलिसिडेई पैरेनकाइमा। पेलिसिडेई पैरेनकाइमा पाया जाता है उसमें, किस में पाया जाता है? एडेक्शियल में। एडी की बात चल रही है, एडी जिसमें क्या स्टोमेटा कम है बिल्कुल, या फिर है ही नहीं, लैक ऑफ स्टोमेटा, उसमें पेलिसिडेई पैरेनकाइमा पाया जाता है। अब वो पेलिसिडेई पैरेनकाइमा किसका बना हुआ होता है? एलोंगेटेड सेल्स का। किसका बना होता है? किसका बना होता है? वो पेलिसिडेई पैरेनकाइमा बना होता है एलोंगेटेड सेल्स का, एलोंगेटेड सेल्स का, ठीक है। अब उसकी अरेंजमेंट पूछी जाती है, पीपी की, पेलिसिडेई पैरेनकाइमा की अरेंजमेंट होती है वर्टिकल, यानी सामने की तरफ, वर्टिकली, है ना, वर्टिकली, और पैरेलल टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के सामने, पैरेलल टू ईच अदर, वर्टिकली यानी सामने, और पैरेलल टू ईच अदर यानी एकदम बराबर में, दोनों एकदम बराबर में होते हैं, ठीक है, याद हो गया। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तो हमने क्या क्या पढ़ा पेलिसिडेई के बारे में? पेलिसिडेई पैरेनकाइमा किस में? एडेक्शियल में। एक तो एलोंगेटेड सेल का बना होता है, एक कहाँ होता है? वेंट्रिकली और पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, हो गया ख़त्म। अगले पे आते हैं। उसके आगे हमने पढ़ा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में हमने अभी क्या पढ़ा? क्या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, क्या हमें एक बात जाननी है, क्या हमें एक बात पता है कि सेकेंडरी ग्रोथ कौन करवाता है? सेकेंडरी, एक सेकंड ढंग से लिखन दो, सेकेंडरी ग्रोथ कौन करवाता है? जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। और कब करवाते हैं? जब उनमें कैम्बियम होगी। अब भैया कैम्बियम होगी तो कैम्बियम कहाँ है? जाइलम फ्लोएम में। अब ऑब्वियस सी बात, तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ होगी? 2 वस्कुलर बंडल में, क्योंकि जाइलम फ्लोएम क्या है? वस्कुलर बंडल। तो वस्कुलर बंडल कौन होते हैं? वस्कुलर बंडल कौन होते हैं? हमने पढ़ा है वस्कुलर, 1000 बार पढ़ा है, जाइलम फ्लोएम। जैसे कि मैंने कल एक बात भी बताई थी तुम्हें, वस्कुलर वाटर कैनाल सिस्टम था, किस में था? हमारे इकाइनोडर्म्स में था, इकाइनोडर्मेटा में था, याद है ना, इकाइनोडर्मेटा में था। इकाइनोडर्मेटा में मिलता है वाटर वस्कुलर सिस्टम, वाटर वस्कुलर सिस्टम। मैंने वहाँ एक बात कही थी कि ये वस्कुलर वाली टर्म कहीं पॉरीफेरा से ना जोड़ देना, क्योंकि पॉरीफेरा में भी वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अब वस्कुलर पूछो, क्योंकि वस्कुलर पूछता है, कंफ्यूज करने के लिए वस्कुलर पूछता है। वो पूछता है, मैंने देखा क्वेश्चन इस पे कि वाटर वस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है, और ऑप्शन में दे रखा होता है पॉरीफेरा। अब पॉरीफेरा में पाया जाता है वाटर कैनाल सिस्टम, तो बच्चा इस पर टुक मार देता है पॉरीफेरा पे, पर नहीं, वस्कुलर से वस्कुलर सुनते ही आ जाना चाहिए एडवांस डेवलप कौन? जाइलम एंड फ्लोएम की बात चल रही है। वस्कुलर कौन होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा जाइलम फ्लोएम। तो अब जाइलम फ्लोएम में कैम्बियम मिलेगी, है ना, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कह लो, कैसी भी कैम्बियम पर कैम्बियम मिलेगी, उसी से क्या सेकेंडरी ग्रोथ होगी। अब अगला क्वेश्चन सेकेंडरी ग्रोथ पे ही है कि एक ओल्ड ट्री जो होता है, ओल्ड, हमारे यहाँ तो ओल्ड आदमी खराब हो जाता है, हमारे यहाँ तो ओल्ड आदमी हर समय बीमार रहता है,
ओल्ड आदमी हमारे यहाँ कैसा रहता है, इंसानों में बीमार रहता है। लेकिन अब तुम प्लांट्स में देखो, प्लांट्स में ना तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ना तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ना कोई कीड़ा मकोड़ा, इंसेक्ट, कुछ भी ओल्ड ट्री का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। क्यों नहीं बिगाड़ पाता? क्योंकि ओल्ड ट्री में सेकेंडरी जाइलम उसे ब्राउन कलर देता है, जो दिखने में वैसे भी अट्रैक्टिव नहीं रहता, जिससे इंसेक्ट्स जल्दी अट्रैक्ट नहीं होते, है ना। ब्राउन कलर, ठीक है, ब्राउन कलर पे ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट नहीं होते कोई भी इंसेक्ट, ठीक है। ये बात तो तुम्हें पता होगी, जो कलर का ये इफेक्ट है बहुत ज़्यादा माना जाता है। कल कलर में मैंने तुम्हें मोलस्क का बताया था, याद है कि पिंक टाड़ा तो पिंक से ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर, और पीलिया से स्नेल, याद होता, और सैफरन कलर से सिफेई कटल फिश, मैंने मोलस्का में बताया था तुम्हें। और उसके ऊपर मैंने क्या बताया था, उसके ऊपर तो खैर अर्थोपोडा मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा में तो वो अच्छे सी यूरिकेन वगैरह, एकाइनस सी यूरिकेन मैंने बताया था, अच्छे जो हैं स्टार फिश, और तुम्हारा बिट्रल स्टार, ये सारे उसमें थे एकाइनोडर्मेटा में। और फिर हेमिकॉर्डेटा था, उसमें प्रोबियोसिस थे, प्रोबियोसिस याद हो तो प्रोबियोसिस, हेमिकॉर्डेटा में क्या थे, प्रोबियोसिस। आगे के एक शब्द याद कर लो, याद आ जाते हैं। मुझे तो दूसरा एग्जांपल याद भी नहीं है हेमिकॉर्डेटा का, बस प्रोबियोसिस याद है, वैसे पूछता भी नहीं है वो हेमिकॉर्डेटा में। और कॉर्डेटा में भी हमने जो भी पढ़ा था, जस्ट थोड़ा मैं ऐसे रिवाइज कर रहा था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे है जाइलम। जाइलम क्या है, ब्राउन इन कलर, ठीक है, ब्राउन इन कलर है जाइलम। जाइलम इज़ ब्राउन इन कलर, ठीक है, जाइलम ब्राउन कर देगा, कौन सा, सेकेंडरी। अब इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आ जाएंगे जो इसे हार्ड कर देंगे। समझ में आ रहा है तो हाँ लिखो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट इसे हार्ड कर देंगे। और अब आखिरी काम किसका है, आखिरी काम है तुम्हारा उसका, यार याद नहीं आ रहा एक शब्द, टेमिनिस, हाँ वो टेमिनिस एंड रेजिन, हाँ लिखो, समझ में आ गया तो। टिमेनिस टेनिस था यार वो, ठीक है, टेनिस। अब देखो इसमें 3 काम है, टेनिस का, रेजिन का, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आएगा, और ये इतना बड़ा स्टेटमेंट की फॉर्म में ही आया था, टेनिस, रेजिन। और दूसरा काम है सेकेंडरी जाइलम, तीसरा काम है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये सब मिल के इसको क्या करेंगे, ये मिल के इसको इतना हार्ड कर देंगे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कोई भी जीवाणु इसके अंदर घुसना तो दूर गया, तो इसको कोई हार्म ही नहीं कर पाएगा कुछ भी, ठीक है। लेट्स सी, इसलिए ओल्ड पेड़ इतने हार्ड हो जाते हैं, जबकि नए पेड़ इतने हार्ड नहीं होते, कच्ची खाल होती है। ओल्ड में ऐसे सूखे से ब्राउन से कलर के हो जाते हैं जो। आगे लास्ट बात करते हैं, हमने कई बार बात कर ली, इसको बताना भूल गया मैं, एक सेकंड। हमारी जो कंपेनियन सेल होती है, वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या कह सकते हैं रिलेशनशिप में होती है, यानी इन दोनों के बीच कुछ चक्कर चलता है सीप ट्यूब के साथ। जैसे कि हमने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था, सीप ट्यूब नहीं है तो हमारे पास कंपेनियन सेल भी नहीं है, पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या है, इनमें कोई रिलेशन है। अब वो रिलेशन क्या है, वो है प्रेशर ग्रेडियंट का रिलेशन है। अब बड़ा कौन, बड़ा सीप ट्यूब, है ना। जैसे कि हम पहले सीप ट्यूब की बात करते हैं, सीप ट्यूब नहीं तो कंपेनियन सेल भी नहीं, है ना। जैसे जिम्नोस्पर्म में हमने देखा, तो हमने क्या नोटिस किया, ये बात हमने एक बात नोटिस करी इससे, कि जो सीप ट्यूब होती है ना, अब सीप ट्यूब क्या है, बड़ी है, ऑब्वियसली झटकेदार बड़ा काम ये करेगी, तो इसमें प्रेशर बनेगा, तो इसके प्रेशर ग्रेडियंट को प्रेशर मेंटेन कौन करेगा, वो करेगा कंपेनियन सेल। यानी अब तुमसे अगर कोई पूछ ले कि कौन हेल्प करता है, तुम्हें आंसर देना है कौन हेल्प करता है सीप ट्यूब के प्रेशर को मेंटेन करने में, प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने में। बिल्कुल, कंपेनियन सेल, राइट आंसर, कंपेनियन सेल हेल्प करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें बस इतना ही पढ़ना है, सही बता रहा हूँ। मैंने ऑलमोस्ट इसमें लिए थे 4 या 5 साल के, है ना, सारे तो नहीं लिए थे, 4-5 साल के लिए थे लगभग। इससे मैंने नोटिस किया हर बार यही बातें लास्टली रिपीट हो रही हैं, और मैंने कुछ तो लिखी नहीं है जो रिपीट हुई हैं। क्या करता रिपीट लिख के, ये तो कॉपी है ना, तो रिपीट चीज़ें भी हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली स्टोमेटा वाला पॉइंट। देखो स्टोमेटा यहाँ पूरा वो मक्के का दाना, वो आगे मैंने देखो क्वेश्चन भी आगे मैंने इसका क्वेश्चन भी रखा हुआ है, ये भी समझाऊँगा। आगे बढ़ते हैं, वो हमें साथ ही साथ याद हो चुका है ना, 1:16 हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है गिवन फिगर। ये ना एक फिगर दिया हुआ है, ये अभी मत करो, ये मैं तुम्हें क्वेश्चन में ही बताऊंगा। जब मैंने तुम्हें बता दिया था ना रेडिकली रूट फॉर्म करता है, अभी मत करो, अभी को मतलब नहीं, मैंने इसका अलग से क्वेश्चन लिया है ना, तो क्वेश्चन में ही समझाऊंगा इसे आगे। PCRC ये क्या, अच्छा वो। और अब बात कर लेते हैं, हाँ क्या ये हमने लास्ट बार एनाटॉमी पढ़ते हुए सुना था, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ मिलती हैं, कहाँ होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स,
एंडोडर्मिस में, ये याद रखना है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ कर होती हैं? एंडोडर्मिस में। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ कर होती हैं? एंडोडर्मिस में। और ये किसकी बनी हुई होती हैं? सुबेरिन की यूनिट्स की बनी होती हैं, ठीक है। एक सेकेंड, इसको सही से पढ़ाता हूँ। तो अब स्टोमेटा पे हम आएंगे, पर स्टोमेटा से पहले कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ सुपेरिन की बनी हुई होती हैं, कहाँ मिलती हैं? एंडोडर्मिस में। कैस्पेरियन स्ट्रिप हमने लास्ट बार पढ़ा था, एंडोडर्मिस में पढ़ा था, एंडोडर्मिस में मिलती हैं। एक मिनट पानी पी लेता हूँ। रट सकते हो, सीधा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था क्या कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर इन एंडोडर्मिस। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है एंडोडर्मिस के पास क्या है? कैस्पेरियन स्ट्रिप। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है एंडोडर्मिस हैव कैस्पेरियन स्ट्रिप्स विच इज मेड बाय सुबेरिन यूनिट ऑफ सुबेरिन। कई सारी सुबेरिन की यूनिट से। और सुबेरिन क्या करता है? वाटर इम्परमिएबल होता है। सुबेरिन क्या होता है? वाटर इम्परमिएबल। देखो इसमें तो सीधा क्वेश्चन आया था, देखो लिख रहा है ना क्वेश्चन, ये पी की वो क्वेश्चन आया था, कैस्पेरियन स्ट्रिप अकर्स इन। तो ये तो रटने वाली बात है, सीई। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ पाई जाती हैं? एंडोडर्मिस में। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहीं पाई जाती हैं? एंडोडर्मिस में। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ पाई जाती हैं? एंडोडर्मिस में। सिर्फ एंडोडर्मिस से इतना ही आया था तो उतना ही लिखा मैंने। एंडोडर्मिस में कहाँ क्या पाई जाती हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये हो गया है ना। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ पाई जाती हैं? एंडोडर्मिस में। और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किसकी बनी होती हैं? सुबेरिन की। सुबेरिन कैसा होता है? वाटर इम्परमिएबल। परमिएबल नहीं, वाटर इम्परमिएबल। अब एक सेकेंड, ये पेन है, हाँ ठीक है। तो हम जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। 5 मिनट, अरे यार बीच में ब्रेक नहीं। लेट्स सी, तो हम क्या बात कर रहे थे? अब हम बात कर रहे थे स्टोमेटा की। स्टोमेटा की बात हम अभी करेंगे उसके क्वेश्चन के साथ विद मेज और स्टोमेटा दोनों की बात क्वेश्चन के साथ ही होगी। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है कैस्पेरियन स्ट्रिप की। कि कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस के कह सकते हैं कि एंडोडर्मिस के पास क्या होता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है सुबेरिन की। सुबेरिन क्या होता है? वाटर इम्परमिएबल। सुबेरिन क्या होता है? वाटर इम्परमिएबल। तो सीई याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ मिलती है? एंडोडर्मिस में, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने बताया सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इज डाइकॉट बाय वस्कुलर कैम्बियम। क्या सही बात है? बिना वस्कुलर कैम्बियम के, क्या बिना वस्कुलर कैम्बियम के सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम बन जाएगा? क्या डाइकॉट्स बन जाएंगे? नहीं। सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम इन डाइकॉट्स ओनली बाय वस्कुलर कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम के बिना कुछ भी नहीं बन सकता है। और ये कहाँ मिलेगी? वस्कुलर बंडल्स में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब इस डायग्राम को थोड़ा देख लेते हैं, मैं अभी बता दूंगा इसके बारे में। अब एपिडर्मल की बात करते हैं हम। एपिडर्मिस एंडोडर्मिस में आता है, एपिडर्मल की बात करते हैं कि एपिडर्मल जो सेल होती है लीफ की, उसमें पाया जाता है स्टोमेटा, ठीक है। ये वो स्टोमेटा है। अब स्टोमेटा में क्या होता है? एक तो सब्सिडरी सेल होते हैं। ये सब्सिडरी सेल क्या होते हैं? ये होते हैं स्पेशल एपिडर्मल सेल सराउंड गार्ड सेल। अब मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछा, बड़े मजेदार तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। पर पहले देखते हैं हम स्टोमेटल पोर को। अब स्टोमेटल पोर की बात चल रही है यहाँ पे। स्टोमेटल पोर ये बीच वाला है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ये है, ये हरा हरा सा ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। लेकिन ये जो लेयर है, ये जो क्लोरोप्लास्ट को ये लेयर है, ये लेयर क्या है? ये लेयर है थिन आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल। ये थिन आउटर वॉल है गार्ड सेल की। पर ये जो अंदर की गाड़ी सी लेयर है, ये है थिक इनर वॉल ऑफ, यानी इनर वॉल कैसी होती है? ये बात याद रखना, थिक। ये यही पूछा गया था। इनर वॉल थिक होती है, आउटर वॉल थिन होती है, ठीक है। इनर वॉल तो थिक होती है, आउटर वॉल थिन होती है। इनर वॉल थिक होती है और आउटर वॉल थिन होती है, ठीक है। आउटर वॉल पतली होती है, अंदरूनी वॉल मोटी होती है। ये वाली बात याद रखना। सीधी बात ऐसे याद रखना, हम बाहर से मतलब ऐसे कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है वो बाहर से ऊपर से दिखने में सॉफ्ट होगी, लेकिन अंदर से तुम्हें नहीं पता बहुत हार्ड होगी। तो अंदर से थिक एकदम मोटी है, ऊपर से थिन। ये पूछ क्यों बार बार क्यों बता रहा हूँ? अभी बताता हूँ, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है ना, 10 मिनट लेक्चर ओवर हो जाएगा। तो बात करते हैं पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा बोथ आर लिविंग। अब ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आया था, तो स्टेटमेंट में क्या लिखा था? पेरेन्काइमा इज लिविंग, कोलेनकाइमा इज डेड। ये आया था, तो ये गलत है। कोलेनकाइमा डेड नहीं होता है, कोलेनकाइमा भी लिविंग होता है, पेरेन्काइमा भी लिविंग होता है। भाई प्लांट में लिविंग ही आते हैं। पेरेन और कोलेन दोनों लिविंग है, पेरेन एंड कोलेन दोनों लिविंग है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। ये क्या गायनो क्या लिखा हुआ है? जिम्नोस्पर्म, सॉरी गायनोस्पर्म से हमेशा कन्फ्यूजन होता है मुझे। जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल्स। बिल्कुल, जिम्नोस्पर्म में हमने पढ़ा था जाइलम वेसल्स नहीं होती। देख लो वहाँ का क्वेश्चन यहाँ आ रहा नहीं आ रहा। तो जिम्नोस्पर्म में तो वेसल्स नहीं होती हैं, बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। अब बात कर लेते हैं क्या बहुत ज़रूरी, वहाँ हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म, उसमें जाइलम वेसल नहीं थी, जाइलम ट्रैक्ट। लेकिन एंजियोस्पर्म में जो अगला था, एंजियोस्पर्म में
जाइलम वेसल मिलेगी। ठीक है, तो ये साफ लिखा हुआ है जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या प्रेजेंट होगी? जाइलम वेसल। ऑब्वियस सी बात है, किसी में एक चीज़ इनकम्प्लीट है, वो अभी इतना इवॉल्व नहीं हुआ है, अब अगला बंदा जब और इवॉल्व होगा तो क्या एंजियोस्पर्म में जाइलम वेसल प्रेजेंट होगी? हाँ, ये बात याद रखने की PYQ है 2019 के आसपास का PYQ है कि एंजियोस्पर्म क्या होगी, एंजियोस्पर्म में क्या प्रेजेंट होगी? जाइलम वेसल। एंजियोस्पर्म में क्या प्रेजेंट होगी? जाइलम वेसल। ठीक है, एंजियोस्पर्म में क्या प्रेजेंट होगी? जाइलम वेसल। अब बात करते हैं एक्सार्च इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ रूट। ये बात तो दुनिया को पता है, आप रूट काटेंगे, रूट में एक्सार्च और एंडार्च मिलेंगे आपको, तो ये स्टेटमेंट था कि एक्सार्च इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ रूट सिस्टम। बिल्कुल, रूट के अंदर क्या होते हैं? एक्सार्च होते हैं। अगली बात करते हैं, मोनोकॉट रूट इज रेडियल वस्कुलर बंडल। ठीक है, प्रेजेंट व्हेन ट्रांसवर्स मोनोकॉट। अब पूछा क्या गया था कि ट्रांसवर्सली उसको काटा जा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या मिलेगा, ये पूछा गया था। देखो ऊपर वाला तो क्वेश्चन है कि मोनोकॉट रूट इज रेडियल वस्कुलर बंडल प्रेजेंट व्हेन ट्रांसवर्स मोनोकॉट हैव क्या होता है उनके पास? एक तो उनके पास होता है पॉलीआर्क और एक्सार्क। अभी बात करी थी मैंने कि काटेंगे तो इसमें एक तो पॉलीआर्क मिलेगा, एक एक्सार्क मिलेगा। ये तो स्टेटमेंट थी सिर्फ एक्सार्क की, तो ये सही थी, ठीक है, पर दोनों मिलेंगे इसमें, पॉलीआर्क और कौन सा? पॉलीआर्क और एक्सार्क दोनों मिलेंगे ट्रांसफर सेक्शन करने, दोनों हैं। यानी आपने एक रूट को ट्रांसवर्सली काटा, आप मोनोकॉट की बात कर रहे हैं, अभी मोनोकॉट की बात कर रहे हैं, मोनोकॉट की रूट को काटा, पॉलीआर्क भी मिलेगा, एक्सार्क भी मिलेगा। ठीक है, कंडीशन ऑफ जाइलम, किसकी कंडीशन होती है? जाइलम की, ऑफ जाइलम। अभी हमने बात की थी जाइलम वेसल किस में प्रेजेंट होती है? एंजियोस्पर्म में। किस में नहीं होती? जिम्नोस्पर्म में। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, लास्ट लाइन है, लास्ट है, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट है, फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। ध्यान सुनना, रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास बाय ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू इंटर कैलरी मेरिस्टेम। देखो ये ध्यान से पढ़ना कि रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास, यानी ग्रास जब डैमेज हो जाती है ग्रेजिंग एनिमल्स के द्वारा, इज लार्जली ड्यू टू इंटर कैलरी मेरिस्टेम कैपेबल इन सेल रेप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी बहुत रैपिड डिवीजन होगा, बहुत रैपिड रेप्लिकेशन होगा, किसमें? इंटर कैलरी मेरिस्टेम में। यानी अब हमने दो चीज़ ऐसी हल्की हल्की सुनी कि कैस्पेरियन स्ट्रिप तो क्या होती हैं? ये तो पाई जाती हैं एंडोडर्मिस में। किसकी बनी होती हैं? सोवेरिन की बनी होती हैं। क्या हमने पढ़ा था कि सेम ऐसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ पाया जा रहा था? वेस्कुलर बंडल में। अब वैसे ही एक और शब्द आया इंटर कैलरी मेरिस्टेम, याद रखना, इंटर कैलरी मेरिस्टेम में वैसे पढ़ा चुका हूँ। इंटर कैलरी मेरिस्टेम याद भी ना हो तो कोई ना, हमें तो सीधे इस चीज़ को देखना है, ये तो PYQ देख रहे हैं ना हम। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम उसमें हाई रीजनरेशन पावर, यानी इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या करती है? बहुत ज़्यादा रीजनरेशन पावर रखती है अपने अंदर, बहुत हाई रीजनरेशन पावर रखती है अपने अंदर। ठीक है, एकदम हाई रीजनरेशन पावर। कौन? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इसलिए घास फूस जल्दी उग जाती हैं चारा चरने के बाद भी, क्योंकि ये कैपेबल होती है सेल डिवीजन में। उसमें अब तुमने क्या नोटिस किया हम लोगों ने, अगर मैंने इस चैप्टर को पूरा भी पढ़ाया भी है पूरा, तब भी इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं बनता, सच बता रहा हूँ। क्योंकि मैं बताता हूँ, क्योंकि होता क्या है उसमें, इस वाले टर्म में कुछ चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा फालतू टर्म्स दे रखे हैं, जैसे कि एनाटॉमी भी उनमें आता है, फालतू टॉपिक्स ज़्यादा हैं, जिनकी वजह से जो मेन टॉपिक है उन पर फोकस नहीं हो पाता है। पर अभी देखेंगे तो हमने सिर्फ मेन चीज़ें पढ़ी, और यही बार बार देख रही हो, स्टोमेटा, एक्सार्च, एंडार्च। ठीक है, अभी एक्सार्च एंडार्च फिर यहाँ पे आ गया, 2 बार आ गया ना, एक बार एक्सार्च आ गया, यहाँ पे फिर एक्सार्च एंडार्च आ गया, है ना, कि कंडीशन क्या होती है? एक्सार्च एंडार्च दोनों मिलते हैं किसमें? मोनोकॉट रूट में। एंडार्च रूट सिस्टम का कॉमन चीज़ है, यानी एक्सार्च तो शायद डाइकॉट में भी मिलेगा, अब मुझे नहीं पता पॉलीआर्क मिलेगा नहीं मिलेगा, और वो पूछा नहीं गया तो इसलिए मैंने नहीं लिखा है। बाकी ऊपर देखें तो स्टोमेटा, ये अब हम अगले पेज पे जाते हैं क्योंकि कभी भी क्लास ऑफ हो सकती है। जल्दी देखो, क्वेश्चन बड़े अटपटे ढंग से आया था, स्टोमेटा का डायग्राम दिया हुआ था, और तुम देखो कोई फीलिंग नहीं थी, कोई फीलिंग। सोचो बिना फीलिंग के कोई आंसर कैसे भर देगा? बिना फीलिंग के कैसे भरना है मैं बताता हूँ। इसमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, 2 चीज़ें क्या? एक तो आपको पोजीशन पता होनी चाहिए डायग्राम की, ठीक है, पोजीशन पता होनी चाहिए डायग्राम की। एक आपको पता होनी चाहिए कि वो डायग्राम क्या रहा है, ठीक है। तो हम 1 सेकंड इसको हटाते हैं। देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में लिखा है कि विच कंपोनेंट हैज़ थिन आउटर वॉल हाईली थिक एंड इनर वॉल। यानी थिक कौन सी थी? पहले तो हम ये जानते हैं थिक कौन सी थी। थिक थी अंदर की, है ना, और थिन थी बाहर की। तो थिन तो बाहर की थी, अरे क्या बोल, हाँ, थिन तो बाहर की थी और थिक अंदर की थी, बिल्कुल सही। अब इसने बोला है कि आपको बताना है, 1 सेकंड, आपको बताना है, इसने बोला है कि आपको बताना है कि ABC में से क्या आंसर होगा। तो ये क्या पूछना चाह रहा है मैं बताता हूँ आपको, इसने आपको हिंट दे दी। इसने बोला कि थिक, ठीक है,
थिक बोला है ना, थिक एंड, ये देखो थिक एंड, थिक एंड दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, थिक एंड। इसने आपको हिंट दे दी, थिक इनर वॉल, हिंट दे दी, 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। हटाओ इसे, हटाओ जल्दी, लाल वाले पेन को हटाओ। तो थिक इनर वॉल हमें दे दी इसने, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम नहीं है, कभी भी 1-2 मिनट में लेक्चर जा सकता है। थिक एंड इनर वॉल हमें किसने दे दी, हमें दे दी इसने। अब थिक एंड इनर वॉल का नाम क्या है तुम्हें पता होना चाहिए। इसमें 2 चीज़ पूछी गई हैं, तो हमें पता है उसका नाम गार्ड सेल होता है। अब तुम्हें उसकी पोजीशन भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी पोजीशन अब दिख तो नहीं रही है इस डायग्राम में, पर शायद वो आंसर में देख लेते हैं कौन सी पोजीशन है। इसकी पोजीशन है ए वाली, सी, मैं भी वही कहने वाला था, सी। इनको सबको छुपा दिया और यहाँ दे दिया ए, बी और सी। अब मेरी बात समझना, ए पे तो यहाँ पे तो आ रहा था सब्सिडरी, ये बताया था ना कौन वाली सब्सिडरी होती है, और बी पे आ रहा था क्लोरोप्लास्ट, बी नाम किसी का भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बस ए बी सी दिया हुआ है, वो पोजीशन पूछना चाह रहा है। और सी में दिया हुआ है ये जा रही है थिक वॉल को, ठीक है, जो थिन, सॉरी बाहर की जो थिन वॉल है, ये बाहर की थिन वॉल को जा रही है, ठीक है। यहाँ इनर पूछी है, आउटर पूछी है, देख लेते हैं पहले क्वेश्चन में। आई थिंक आउटर पूछी थी, इनर पूछी थी इसने, इनर पूछी थी, तो वो डायग्राम में ये डायग्राम छुपा हुआ है, वरना पता चल जाता मेरे को। एक सेकेंड, इसमें थिन कहाँ पे दी हुई है, इसमें थिन बताई नहीं हुई है, तो मतलब थिन की इन्होंने यहाँ तक ले जा चुके होंगे इसको, इस जगह तक, और वो डायग्राम नहीं दिख रहा ना, इस जगह तक ले जा चुके होंगे, 2024 में चेक कर लेना। तो वो गार्ड सेल जो है ना, वो अपने आप पता चल जाएगा कि गार्ड सेल जो है वो पोजीशन, अब अगले में भी पोजीशन का काम है, जो अगला मक्का वाला है, तो उससे और समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर है गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा हैव थिन आउटर वॉल हाईली थिकेंड। इसका आंसर ए है। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है हमारा सी वाली पोजीशन, यानी इन्होंने 2 चीज़ पूछ ली, पोजीशन भी पूछ ली छुपा करके, और गार्ड सेल भी पूछ लिया। पोजीशन का क्या है, इनर तक जाएगी, बस बात खत्म। जैसे कि अब इसकी बात करते हैं, ऊपर वाला तो इसमें स्क्यूटेलम था, बताया ही नहीं है इसमें, है ना। पहले चलो फिल ही कर लेते हैं इसको फिल करेंगे तो क्या पता चलेगा, पहले फिल करते हैं फिर आंसर देंगे। पहले तो स्क्यूटेलम आ जाएगा, स्क्यूटेलम, ठीक है, ऊपर। फिर हमने याद किया था PCRC, क्या ये ए वाला तो P हो गया, ये C हो गया, PCR हो गया, और एंड में एक और C। अब इनके नाम कैसे पता करने हैं, ये तो हो गया प्लीम्यूल, है ना, PCR बोल रहा हूँ, CPR था, सॉरी CPR था। तो ये तो ऊपर वाला तो कुछ दे ही नहीं रखा, पर मैं बता दे रहा हूँ, ये तो स्क्यूटेलम था यहाँ ऊपर, ठीक है। यहाँ एल्यूरोन लेयर थी, ठीक है। क्या ये फ्रूट कोट से मिक्स हो जाएगा, बस एक रिवीजन कर रहा हूँ, एंडोडर्मिस बिल्कुल हो जाएगा। अब बात करते हैं ABC क्या है, CPR था, सॉरी CPR गलत जगह बोल दिया, CPRC। अब सही CPR सुना होगा ना, CPR देते जो CPRC, ठीक है। तो अब C से तो हो गया प्लीम्यूल, ठीक है, प्लीम्यूल। R से हो गया रेडिकल, अब रेडिकल में आ रहा है R, तो यहाँ आ जाएगा कोलियो राइजा। क्या राइजा में भी R आ रहा है, बिल्कुल R आ रहा है। क्या प्लीम्यूल में P आ रहा है, तो कोलियोपिटाइल आ जाएगा, कोलियोपिटाइल। तो क्या इसमें भी P है, बिल्कुल इसमें भी, कोलियोपिटाइल में भी प्लीम्यूल का P है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं कि आंसर बताना कि द पार्ट ऑफ अ सीड फ्रॉम द गिवन फिगर विच इज़ डिजाइंड फ्रॉम रूट, मतलब रूट बनाने के लिए कौन सा फिगर डिज़ाइन हुआ है जो रूट बनाएगा व्हेन द सीड जर्मिनेट, यानी जब ये जो सीड है, किसका सीड है ये सीड है तुम्हारा मेस का, जब ये सीड जर्मिनेट करेगा यानी फूटेगा, तो इसमें से रूट कौन बनाएगा, कौन सा पार्ट रूट बनाएगा, एनी आइडिया। नाम क्या है उसका, तो हमें इससे क्या पता चलता है, कि पहले तो इसने ऐसी टर्म पूछी एनटीए वाले ने 2024 में, तो बच्चे को याद होनी चाहिए थी कि रेडिकल से रूट बनता है, और गार्ड सेल जो है इनर थिकेंड होनी चाहिए, इनर थिकेंड। वो और हार्ड करना चाहता ना, इनर हटा देता, थिक वॉल कर देता। अब बताओ थिक वॉल कौन सी है, थिक वाली अंदर की है, थिन वाली बाहर की है, ठीक है। तो उसे थोड़ा हार्ड करना था, क्योंकि सिंपल क्वेश्चनों में क्या ही रखा है, इनमें सिंपल ज़्यादा हो जाते हैं कि रेडिकल रूट ये पता होता है। तो उसको हार्ड करने के लिए उसने डायग्राम के वे में दिया कि लोकेशन भी बताओ और टर्म भी बताओ। इसमें टर्म भी पूछ ली और नाम भी नहीं बता, कहीं नाम, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि ये तो यूपीएससी ऐसा हो गया कि जैसे फिलअप भरना है, पता ही नहीं है कुछ भी।
ये बिल्कुल उसके जैसा है, यानी टर्म भी पता होना चाहिए और टर्म का अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। अंदाज़ा लग जाता है ना जैसे ऑप्शन से, अंदाज़ा भी नहीं लगेगा टर्म का। इससे कैसे नहीं लगेगा अंदाज़ा, क्योंकि कुछ है ही नहीं, टर्म का अंदाज़ा ही कैसे लगाना है। अब बाद में सॉल्यूशन में जो दे रखा है, रेडिकल इज डिजाइन फ्रॉम रूट द गिवन सी, ठीक है। इसी के साथ ही चैप्टर पूरा हुआ। मम्मी करवाया नहीं सफाई आप? क्या कह रहे हैं? 3-4 घंटा तो बैठे, ये अलार्म लगा के तो पेड़े में लग रहे थे। 8:30 में आएगी, घर में ऑफ करा वो। वो कहीं ज़िंदगी में ना कराएं। नहीं, आपको तो काम नहीं है ना, उसी में लगेंगे। अरे वो चाहते ही नहीं है मैं जाऊँ भाई वहाँ। ना बेटा करना है, वो पेड़े से तुम ले रहे हो काम। तुम्हें पता है अभी वहाँ जाने के बाद सब तक 2 चैप्टर हुए हैं बस। मेरी भी परिस्थिति समझो। बेटा लाइट वाले आएंगे, कराएंगे पेड़े को। हम्म। ऊपर जाएगा तो लाइट के साथ जाएगा।